चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। आपका आज मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब आपका आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी से लेकर कोल्ड वार एरा से लेकर, ठीक है, इन प्लानिंग इंडिया, ऑल सारे जो पॉलिटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे आप में। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे। पॉल में आपको आंसर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, समझ जाइएगा, इसके बाद आराम से आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी देता है, उसका उसमें क्या है, वो किसकी बात करता है? ऑप्शन ए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑप्शन बी, द पुअर क्लासेस। ऑप्शन सी, फॉर एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, जो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से लेकर आपका 51 के बीच में, 36 से लेकर 51 के बीच में, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है आप सेकेंड स्लाइड में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, इट लेज डाउन दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग ए सोशल ऑर्डर इन विच सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी है, वो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट प्रोवाइडेड a third option or an alternative to bipolarity, which of the following statement is correct with reference to नाम? ठीक है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका यूज नाम एज ए प्लेटफॉर्म टू रेज देयर वॉइस। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, नाम एज ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलायंसेस शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ आइसोलेशनलिज्म। नाम साउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड अफेयर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको आंसर करना है। वेरी गुड, तो हम लोग देखते हैं इसका जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसमें हमारा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ये तीनों जगह के लोग, तीनों जो कंट्री हैं, वो सारे कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते थे। मतलब तीनों लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर जगह के कंट्री उसमें शामिल थे, और वो एक टुगेदर क्या करते थे, वो बहुत से अपना आवाज उठाते थे, जो उनका एजेंडा था, जो उनका अपना मोटिव था। ठीक है, इसके साथ साथ देखते हैं हम लोग नाम जो है, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ना तो हम लोग आइसोलेशनलिज्म के तौर पे देखते हैं, ठीक है, ना तो उसको पूरी तरह से न्यूट्रलिटी के तौर पे देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वर्ल्ड अफेयर में जो भी चीजें हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं नाम कंट्रीज या तो उससे अफेक्टेड थे या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसलिए इसका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं बाद में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स आउटसाइड यूरोप
वॉज पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट था? चाइना, बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया या ऑल ऑफ द अबव? रॉन्ग आंसर, आपने आंसर मार्क किया है सी, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। देखिए, हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं चाइना, बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, जो 1939 से 1945 के बीच में चला था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, हाँ बोलिए। सर चाइना बर्मा, सर ये सब मतलब एलाइड एलाइड ग्रुप की तरफ से थे कि सर एक्सिस ग्रुप की तरफ से? देखिए, ये सारे कंट्री जो है, अगर चाइना की बात करें तो चाइना कहीं ना कहीं उस समय रूस के साथ था। ठीक है, एक तरह से देखा ओके। जाए तो रूस रसिया के क्लोज में था वो। ठीक है, ओके सर। हाँ, और बर्मा की जहां तक की बात है तो आपको पता होगा जो हमारा आजाद हिंद फौज है वो कहीं ना कहीं बर्मा से होते हुए हमारे इंडिया में आया था। ठीक है, तो बर्मा, जापान, ये सारे एक साइड में मिले हुए थे। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? हाँ, एक बार यस इसको सर। देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो गलत है हमारे पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में? स्टेटमेंट वन, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। ठीक है, स्टेटमेंट बी दिया हुआ है, पंजाब एंड बंगाल वेयर द टू प्रोविंस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। स्टेटमेंट सी दिया हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वेयर नॉट कॉन्टिजुअस। स्टेटमेंट डी है, द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा? यस सर। ओके। वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो प्लानिंग डिसाइड किया गया था उसमें कहीं भी ये बात नहीं किया गया था, ठीक है, कि हाँ हमारे पास इतने लोग इधर से उधर जाएंगे और उतने लोग उधर से उधर। हम लोग देखते हैं कि 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ वो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे अब्रप्ट, सबसे बड़ा अनप्लान्ड, ठीक है, एक ट्रेजिक ट्रांसफर था। ट्रेजिक मतलब बोल सकते हैं खतरनाक, जिसमें दोनों तरफ के जो माइनॉरिटीज थे कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा और कई लोगों की जान चली गई। कई लोग जो है रिफ्यूजी कैंप्स में उन्हें रहना पड़ा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द बम्बे प्लान वॉज ड्राफ्टेड इन द ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन।
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि 1944 का वो टाइम था जब इंडिया के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बॉम्बे में जमा हुए थे और वे चाहते थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है? वो यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, यहाँ की इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक मेजर इनिशिएटिव ले हमारे फ्यूचर में। तो इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, बॉम्बे ड्राफ्ट। वो था 1944 में, ठीक है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following were the issue of conflict between India and China? चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950, क्या ये इशू था इंडियन पाकिस्तान के बीच, सॉरी इंडिया एंड चाइना के बीच में? बी, चाइना बिगन टू सप्रेस टिबेटियन कल्चर, क्या ये हमारे इंडिया एंड चाइना के बीच में एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था? व्हेन चाइना क्लेम दैट टू एरियाज ऑक्साइज in the Ladakh and much of the Arunachal Pradesh as a part of Chinese territory, क्या ये पॉइंट था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट का, या तो फिर ये सारे जो है पॉइंट्स इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट के पॉइंट्स थे? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इनमें से मात्र जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जैसे कि चाइना जो है जब हमारे अक्साई चीन के एरिया और जब अरुणाचल प्रदेश के एरिया पे अपना हक क्लेम करता है, तब ये पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है? इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ठीक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हाउ मच इज द टेन्योर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि 9 इयर्स। हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है तो वो हमारे यूएनओ का एक ऑर्गन है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है? टोटल 6 ऑर्गन में से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर बात करें तो टोटल 15 जज होते हैं और वो सारे जो है 9 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। अगर बात करें तो टोटल 15 जज जो है, जो है, ठीक है, वो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है? और उसके एक तिहाई जो है, ठीक है, वो हर 3 साल में बदल जाते हैं, ठीक है? एक तिहाई हर 3 साल में बदल जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक चीज, हाँ, इसका बात कर लेते हैं कि इसका काम क्या है। हम लोग देखते हैं अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, तो उसको उस पे अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जजमेंट दे सकता है, या तो फिर अगर यूएनओ को या तो सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ सलाह देना हो, ठीक है, सजेस्ट करना हो, कुछ एडवाइस देना हो, तो भी वो दे सकता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, 9 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when was Mikhail Gorbachev was elected as the general secretary of the Communist Party of Soviet Union?
वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के लिए वो सेक्रेटरी जनरल कब चुने जाते हैं? 1985 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू coincided with द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। ठीक है, हमारा वर्ल्ड वॉर टू जो है वो कोल्ड वॉर के स्टार्ट के साथ वो समाप्त हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट। बताना है कौन सा आर्गुमेंट जो गलत है। द वर्ल्ड वॉर ended when the United States dropped the 2 atomic bombs on the Japanese cities Hiroshima and Nagasaki. Next, B. The event happened in 1947. क्या है 1947 में किया गया था? जापान सरेंडर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड बॉम्ब्स। क्या इसके बाद जो हमारा जापान है वो सरेंडर कर दिया था? या ऑल ऑफ द अबव? सारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आपको बताना है, आंसर देना है। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो कौन से ईयर में गिराया गया था, बताइए। सर 1945। बिल्कुल, सबसे पहले 6 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। ठीक है, बम तो 1945 में हुआ था और उसके बाद जापान जो है वो सरेंडर कर दिया था और हमारा जो वर्ल्ड वॉर टू था वो फिर खत्म हो जाता है उस समय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। आपको ये जो फॉलोइंग इवेंट्स है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाकर और इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस: फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, अपॉइंट्स स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर लास्ट है क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। यू हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सॉरी, मैंने इसका गलत गलत आंसर टिक कर दिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी ही है। आपने भी ऑप्शन बी मार्क किया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे? नागपुर सेशन कब हुआ था, बताइए। सर 1919 हुआ था या 1920? 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है, इसके बाद कौन सा इवेंट्स हुआ? इसके बाद आपका हुआ फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दिसंबर 1952। ठीक है, तो इसके बाद टू के बाद आपका होगा ऑप्शन वन, 2-1। इसके बाद 3 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, 1953 में। और लास्ट में आपका देखते हैं क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये होता है आपका 1960 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As Nehru reminded the world, dash was not a policy of fleeing away. On the contrary, India was in favor of actively intervening the world affair
टू सॉफ्टेन डैश रिवाल्वेज। ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। ठीक है, और फिर इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व आउट करने की मदद कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अपोज द इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन विच ईयर? 1995, 1985, 1975, 1965। रॉन्ग आंसर आपने मार्क किया है ऑप्शन डी 1965। देखिए, आपको जब एनपीटी पढ़ा रहे थे तो बताए थे एनपीटी जब 1968 में साइन हुआ तो उसको इन्फानाइट टाइम के लिए एक्सटेंशन के लिए 1965 में कैसे किया जाएगा ये बताइए पहले, क्या पॉसिबल है? नो सर। तो फिर वो मार्क कैसे किया? जब 1968 में साइन किया गया तो 1965 का कोई बात ही नहीं हो सकता है। आपको बताया थे कि 1995 से के बाद क्या किया गया, एनपीटी को इन्फानाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए यानी कि 1995। 1995 के लिए के बाद क्या किया गया, एनपीटी को इन्फानाइट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, ओके। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो होगा ए होगा। तो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, एनपीटी जो है वो 1995 के बाद क्या किया गया, इसको इन्फिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी फाउंडर स्टेट्स साइन द यूएन चार्टर इन 1945? 1945 में टोटल कितने स्टेट्स ने यूएन चार्टर को साइन किया था? 45, 51, 52, 56। आपको आंसर करना है। वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं टोटल 51 कंट्रीज होते हैं वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या करते हैं, यूएन चार्टर को साइन करते हैं। ठीक है, इसमें इंडिया भी शामिल है। तो अगर एग्जाम में आए कि इंडिया क्या उस समय साइन किया था या नहीं, तो इसमें इंडिया भी साइन किया था। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यूएनओ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया गया था, और इसका फाउंडेशन जो डेट है वो कौन सा है, 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है,
हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स गिव द फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी? रिपीटेड क्वेश्चन है। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देख सकते हैं ट्रस्ट बेस्ड डेस्टिनी जो स्पीच दिया गया था वो मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 में दिया गया था, ठीक है। और उस समय क्या था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिला था, तब इस समय ये स्पीच दिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस स्पीच की फेमस बात ये थी, ठीक है, कि इंडिया इस समय क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारा फ्यूचर का इंडिया कैसा होगा उसके लिए इसने बात किया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द रूलर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइन a document called the instrument of accession. Statement 2, it meant that their states agreed to become a part of Union of India. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। कैसे? क्योंकि हम देखते हैं आईओए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था वो हर प्रिंसली स्टेट्स को दिया जा रहा था, वो साइन कर रहे थे ताकि वो एग्री हो जाए कि वो यूनियन ऑफ इंडिया का एक पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था, ठीक है। जो ये बात का सबूत था कि बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया में लीगली शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टेटमेंट सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, on the reforms of structure and processes the biggest discussion has been on the functioning of। अगर हम बात करें रिफॉर्म की बात करें, ठीक है, यूएनओ में रिफॉर्म की बात, तो इनमें से कौन सा वो पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा आज तक डिस्कशन और डिबेट हुआ है? क्या वो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है? क्या वो हेल्थ ऑफ द इन्फेंट्स यानी कि बच्चे शिशु जो होते हैं उनके बारे में है? क्या वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में है, शिशु मृत्यु दर के बारे में है? या वो न्यूक्लियर वेपन पोसेशन के बारे में? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं जो लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट यूएनओ में होता है वो किस मामले में होता है? तो सिक्योरिटी काउंसिल के लिए होता है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको की ऑफ द यूएन कहा जाता है, और उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स जिनको वीटो पावर मिला हुआ होता है, और 10 जो होते हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इंडिया जो है वो अभी सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय अस या हेडेड बाय यूएस रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ, जो आपका वेस्टर्न अलायंस था वो किस आइडियोलॉजी को बिलीव करता था? कैपिटलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? वेरी गुड। तो जो यूएस है या तो फिर वेस्टर्न अलायंस जो था वो कैपिटलिज्म एज वेल एज लिबरल डेमोक्रेसी ये दोनों की वो लीडिंग करता था, ठीक है, दोनों आइडियोलॉजी को लेकर वो आगे बढ़ता था। वहीं दूसरी ओर देखें हम लोग तो ईस्टर्न अलायंस जो था वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म के अपोजिट अपोजिट सोशलिज्म को लेके आगे बढ़ता था, और लिबरल डेमोक्रेसी के को छोड़कर वो एक क्या बोलते हैं कम्युनिज्म का जो डेमोक्रेसी होता है जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसके लेकर वो आगे बढ़ता था। इसलिए वेस्टर्न अलायंस जो है वो बोथ ए एंड बी यानी कैपिटलिज्म एज वेल एज लिबरल डेमोक्रेसी होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, when did India and China signed Panchsheel agreement? 24th April, 29th April, 30th April, 1st April, 1st March? रॉन्ग आंसर, आपने मार्क किया है स्टेटमेंट ऑप्शन वन। 24 अप्रैल नहीं था वो, 29 अप्रैल था, ठीक है, 29 अप्रैल 1954। हम लोग बात करते हैं कि इसमें मेनली बात क्या किया गया था। तो इसमें मेनली देखते हैं हम लोग इंडिया एंड चाइना के बीच में ये एग्रीमेंट पंचशील ट्रीटी जो साइन किया गया था, ये किससे इन्फ्लुएंस था? तो ये गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध का जो थॉट्स था उनसे इन्फ्लुएंस था ये एग्रीमेंट, ठीक है। और इसमें किसकी बात की गई थी? तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की गई थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसकी बात की गई थी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की बात की गई थी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई थी, और इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये पंचशील ट्रीटी टोटल 5 आपका फैक्टर्स पे रिलेटेड था, ठीक है, क्लियर है? इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस? इनमें से कौन है जो प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है।
ये यूएनओ का पार्ट नहीं है। हम लोग देखते हैं टोटल अगर प्रिंसिपल ऑर्गन की बात करें यूएनओ की, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ठीक है, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सारे प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसका फाउंडेशन जो है वो 1919 में हुआ था, और आज ये एक एक्स्ट्रा एजेंसी है, यूएन का एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 20। ठीक, हाँ बोलिए। सर जैसे ट्रस्टिक काउंसिल को हटा दिया गया, तो अगर प्रिंसिपल ऑर्गन में ऑप्शन में 6 और 5 दोनों दिया होगा, तो सर 6 को टिक करेंगे कि 5 को? देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, अगर आता है, ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 5। सब 6 तीनों दिया, बस ट्रस्टीशिप के बाद वो लिखा है सर कि ये इसका वो लेस सिग्निफिकेंस हो गया अभी। यस सर। हाँ तो 6 होगा, ठीक है। अगर अभी तक देखिए इसको पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, हालांकि इसको हटाने की बात की जा रही है क्योंकि अब उसका रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग एडिटिंग नागमणि, ए पंजाबी मंथली मैगजीन, ठीक है। नागमणि को किसने एडिट किया? विक्रम सेठ, सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम, विष्णु देव। सर ये कौन सा चैप्टर? आपका है एनसीईआरटी कहीं है, कहीं पे होगा, इंडियन फ्रीडम में होगा कहीं पे, ठीक है। रॉन्ग आंसर, आपने आंसर मार्क किया है ए। देखिए अमृता प्रीतम जो है वो एक पंजाबी मंथली मैगजीन है, ठीक है, और मेनली इसलिए जाना जाता है क्योंकि अमृता प्रीतम जो है इसको एडिट करते हैं, ठीक है, और ये एक पंजाबी पोएट एंड फिक्शनल राइटर है। मेनली ये पार्टीशन के टाइम में काफी कुछ लिखा है, ठीक है। और अगर बात करें इनके बारे में, तो ये इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। तो अगर क्वेश्चन आए कि नागमणि के एडिटर कौन है, तो वो अमृता प्रीतम है, ठीक है। क्लियर है चीज? ओके। तो इस तरह से आज का क्लास, ठीक है, आज का जो 20 क्वेश्चंस था वो यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये हेल्प करेगा।